दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स डिफरेंट मार्केट्स जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसेस, इकोनॉमी एंड ऑप्शंस में बहुत मददगार होता है। यहाँ पर हम जानेंगे कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स किस प्रकार से स्टॉक ट्रेडिंग में सहायक होता है। अब से आगे अपने इस वीडियो में हम एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स को ईडीएक्स नाम से जानेंगे। हमें यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू साइट में जाना है। ब्राउज़र में ट्रेडिंग व्यू लगाकर उसको सर्च करना है। जिस साइट को मैंने रेड पेन से सर्किल किया हुआ है उस साइट को क्लिक करके आपको ट्रेडिंग व्यू को खोलना है। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू साइट को रेड पेन से सर्किल किया हुआ है। इसी साइट पर क्लिक करके आपको ट्रेडिंग व्यू को खोलना है। इसको आप कहीं पर परमानेंटली नोट कर लीजिए। और जैसे ही आप मेरे बताए अनुसार ट्रेडिंग व्यू साइट को क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट्स को मैंने रेड पेन से यहाँ पर भी सर्किल किया हुआ है। और प्रोडक्ट्स पर जैसे ही आप अपने कर्सर को ले जाएंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, आपको सुपर चार्ट्स यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा। इस सुपर चार्ट को आप क्लिक करेंगे, यह वाला पेज आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। इस पेज में आप यहाँ पर जाके, जहाँ पर मेरा कर्सर है, जहाँ सिंबल सर्च में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आपको सिंबल सर्च की जगह पर आपको स्टॉक का नाम टाइप करना है। ये नया डायलॉग डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप सपोज यहाँ पर नॉलेज मरीन स्टॉक्स में जाकर नॉलेज मरीन अगर टाइप करते हैं तो नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग के चार्ट को यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ये नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का चार्ट लग चुका है। इस चार्ट में इंडिकेटर लगाने के लिए आप इंडिकेटर को यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर मैं कर्सर क्लिक किया हूँ। जैसे आप कर्सर इंडिकेटर पर ले जाओगे तो वहाँ पर आपको इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वहाँ पर आप इंडिकेटर्स को क्लिक करें। इंडिकेटर्स को क्लिक करके यहाँ पर आपने डाला एडीएक्स, एडीएक्स टाइप किया। एडीएक्स टाइप करके आपको यहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर मेरा भी कर्सर है। एडीएक्स डी आई प्लस डी आई डैश बिग ब्रैकेट GU5, बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट आप करेंगे तो आपका ये एडीएक्स इंडिकेटर खुल जाएगा। इसी एडीएक्स इंडिकेटर को मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने इस एडीएक्स इंडिकेटर को जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एडीएक्स से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इंडिकेटर्स पे फिर आप आते हैं, यहाँ पर एडीएक्स आप सर्च करते हैं। एडीएक्स सर्च करने के बाद आपको इतने सारे एडीएक्स इंडिकेटर दिख रहे हैं। देखिए, एडीएक्स एंड डीआई, एडीएक्स बाय कोबरा, एडीएक्स डीआई प्लस डीआई GU5, एडीएक्स वोलेटिलिटी वेव्स, एडीएक्स एंड डीआई विद SMA, एडीएक्स एंड डीआई हिस्टोग्राम, एडीएक्स मल्टी टाइम फ्रेम, एडीएक्स टेंट फिल्टर। ये सारे एडीएक्स से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और यहाँ पर मैं आपको यह जानकारी दे दूँ कि अगर जिस एडीएक्स इंडिकेटर को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है उसको आप भली प्रकार से अगर समझ लेते हैं तो इन सारे इंडिकेटर्स को भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन सारे इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जिस इंडिकेटर को आप ठीक समझें उस इंडिकेटर को आप अपने स्टॉक चार्ट में लगा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ईडीएक्स के इस वीडियो को आप अपने मोबाइल को अपने एंड्रॉयड टीवी से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आप ईडीएक्स इंडिकेटर को भली प्रकार समझकर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें, क्योंकि यह ईडीएक्स इंडिकेटर हमारी टीम के द्वारा डीप रिसर्च करके काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है। ये एडीएक्स इंडिकेटर है, मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ। और एडीएक्स इंडिकेटर के डायलॉग बॉक्स को भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये है, इस डायलॉग बॉक्स में आप सेटिंग पे जाते हैं। ये सेटिंग लिखा हुआ आ रहा है जहाँ पर मेरा कर्सर है। इसको क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें आप यहाँ पर अपने एडीएक्स इंडिकेटर को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आप एडीएक्स स्मूथिंग की फिगर को चेंज करेंगे। इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 14 को अगर आपको 15 करना है तो अपसाइड एरो में आप क्लिक करिए और क्लिक करते रहिए। ये फिगर ऊपर की ओर बढ़ती रहेगी। और अगर आप इसको एडीएक्स स्मूथिंग की फिगर को कम करना चाहते हैं तो डाउन एरो में आप क्लिक करिए, करते रहिए। इससे आपकी ये फिगर कम होती रहेगी। इसी प्रकार से आप डीआई लेंथ में भी चेंज कर सकते हैं, लेवल रेंज में भी चेंज कर सकते हैं, लेवल ट्रेंड में भी चेंज कर सकते हैं। और इन सब फिगर्स को चेंज करके आप आवश्यकता अनुसार जो भी आप चेंजेस चाह रहे हैं उनको करने के उपरांत आप ओके को जब क्लिक करेंगे, जहाँ पर मेरा कर्सर है ओके लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप क्लिक कर देंगे तो आपका इंडिकेटर आपकी आवश्यकता अनुसार
कस्टमाइज हो जाएगा। यह तो आपको पता ही है कि स्टॉक अक्सर ट्रेंड में चलते हैं और एडीएक्स यह कंफर्म करने में मदद करता है कि कोई ट्रेंड ट्रेड करने के लिए काफ़ी मजबूत है या नहीं, और हम इसकी मदद से साइडवेज या उतार चढ़ाव वाले मार्केट में ट्रेड करने से बच सकते हैं। इस प्रकार एडीएक्स ट्रेंड की ताकत को नापता है। इस प्रकार एडीएक्स से हम ट्रेंड को कंफर्म करेंगे कि बुलिश ट्रेंड है, बियरिश ट्रेंड है या साइडवेज और चॉपी मार्केट से। और इस इंडिकेटर से चॉपी मार्केट और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करके इसमें ट्रेडिंग करने से बच सकते हैं। इस प्रकार से एडीएक्स इंडिकेटर ट्रेंड को कंफर्म करता है और कमज़ोर और गलत सिग्नल जो होते हैं उनको फिल्टर कर देता है, और जहां पर पैसे कमाने की संभावना बनती है उन मौक़ों को पहचानने में आपकी मदद करता है। इसलिए इस इंडिकेटर को हमेशा दूसरे इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आने वाले पैराग्राफ में मैं आपको बताऊंगा कि एडीएक्स कैसे बनता है और स्टॉक ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूंगा कि एडीएक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में क्यों उपयोगी है और ऑप्शन ट्रेडिंग में यह क्या दिखाता है और ट्रेडर और इन्वेस्टर इसे ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो आपको किन तथ्यों की आवश्यकता होती है? आपको ट्रेंड की मजबूती चाहिए होती है, आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी चाहिए होती है, या वॉलेटिलिटी का आपको पता करना होता है, या फिर मार्केट की डायरेक्शन के बारे में आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और ये सब चीज़ें आपको एडीएक्स इंडिकेटर से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप कर रहे होते हैं और उसमें आप एडीएक्स इंडिकेटर की मदद लेते हैं, तो मैं आपको चार्ट और इंडिकेटर के माध्यम से यहाँ पर यह बताऊंगा कि ट्रेंड की मजबूती को कैसे पहचाना जाता है, कि कौन सा ट्रेंड मजबूत है, बियरिश ट्रेंड मजबूत है, बुलिश ट्रेंड मजबूत है, या फिर शेयर में वॉलेटिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी कम है या ज़्यादा है। और यह भी मैं आपको चार्ट और इंडिकेटर के माध्यम से बताऊंगा कि एडीएक्स इंडिकेटर आपको ट्रेंड के डायरेक्शन के बारे में आपको पूरा विश्वास दिलाता है। इसलिए अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस आपके लिए टाइम टेकिंग है और कॉम्प्लेक्स है, और इस कारण से ऑप्शन चेन एनालिसिस को आप रियल टाइम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने में असमर्थता महसूस करते हैं, तो आप एडीएक्स इंडिकेटर की मदद ले सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन चेन एनालिसिस ट्रेडिंग और एडीएक्स इंडिकेटर ट्रेडिंग में काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। ये दोनों ट्रेंडिंग मार्केट की पहचान कराते हैं और रेंज बाउंड मार्केट की कंडीशंस को भी बताते हैं। दोनों ही खराब ट्रेड को फिल्टर कर देते हैं, मीन्स छान देते हैं, अलग कर देते हैं या निकाल देते हैं। दोनों ही बताते हैं कि ट्रेंड में मजबूती है या ट्रेंड कमज़ोर है। दोनों ही इस बात को बताते हैं कि किसी भी ट्रेडिंग में इस समय बुलिश प्रेशर बन रहा है या बियरिश प्रेशर बन रहा है, या यह कह सकते हैं कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। ये दोनों ही बताते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में या इंडेक्स में, वो ब्रेकआउट लेजिटिमेट है या नहीं है, मीन्स जस्टिफाइड है नहीं है, न्याय संगत है या नहीं है। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि एडीएक्स इंडिकेटर को आप एक सीमित दायरे के अंतर्गत ऑप्शन चेन के अल्टरनेटिव के रूप में, विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एडीएक्स इंडिकेटर के निर्माण की प्रक्रिया को संक्षिप्त से संक्षिप्त शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि क्या यह जानना ज़रूरी है कि इंडिकेटर कैसे बनता है। हमें आने वाले समय में कई सारे इंडिकेटर्स को समझने के यूट्यूब वीडियो बनाने हैं। वे सारे वीडियो तो हम आने वाले समय में बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन को समझना क्यों ज़रूरी है यह मैं आपको सिर्फ इसी वीडियो में बताऊंगा, और आगे आने वाले किसी वीडियो में मैं इस जानकारी को आपसे रिपीट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन को समझना और जानना क्यों ज़रूरी है, इसको आप यहाँ पर भली प्रकार से जान लें। इंडिकेटर बनाने को अगर हम समझते हैं तो हम इंडिकेटर से बेहतर मतलब निकाल सकते हैं, और हमारे अंदाजे कभी गलत नहीं होंगे, और हम इंडिकेटर का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंडिकेटर को बनाने का फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिकेटर को बनाने की प्रक्रिया को जानते हैं तो
आप यह अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि इंडिकेटर से हम किस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं और इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है और यह सिग्नल क्यों दे रहा है। इन सब चीज़ों को जानने से आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर जानते हैं कि उनके पास जो टूल हैं वह कैसे काम करते हैं। इंडिकेटर भी एक टूल है, और एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि उसके टूल कैसे काम करते हैं, जिस प्रकार से एक ड्राइवर कार के इंजन को समझता है, तभी वह कार का बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि शुरुआती लोगों के लिए इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मूला है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ही काफ़ी है, क्योंकि जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं वह इंडिकेटर को अपने आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अंदरूनी लॉजिक को भी समझना चाहिए और फॉर्मूले को भी आपको समझना चाहिए, और फॉर्मूले को आपको याद रखना भी ज़रूरी है। इस प्रकार से अगर आप जानते हैं कि इंडिकेटर कैसे बनता है तो आप एक इंडिकेटर यूजर से एक स्ट्रेटेजी मास्टर में बदल जाते हैं। इस प्रकार से इंडिकेटर की बनावट को जानना ट्रेडिंग में बहुत मददगार है, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इसी दिशा में हम और आगे बढ़ते हैं। जब आप इंडिकेटर की बनावट को समझते हैं तभी आपको पता रहता है कि इंडिकेटर असल में आपको क्या बता रहा है। अगर आप इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन को भली प्रकार जानते हैं तो आप यह भी समझ पाएंगे कि प्राइस का कौन सा मूवमेंट इंडिकेटर पर कौन सा असर डाल रहा है और प्राइस के किस मूवमेंट से इस पर क्या असर डल रहा है, और कीमतों के किस प्रकार के उतार चढ़ाव से इंडिकेटर धीरे रिएक्ट करेगा या तेज़ी से रिएक्ट करेगा। इस प्रकार से इंडिकेटर के कंस्ट्रक्शन को समझकर आप इंडिकेटर के गलत इस्तेमाल करने से बचते हैं। और अगर आप इंडिकेटर की निर्माण प्रक्रिया को समझे बिना इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह इंडिकेटर कब फेल हो जाएगा। डीएक्स इंडिकेटर तब भी बहुत कमज़ोर हो जाता है जब मार्केट हाईली वॉलेटाइल होता है, और या फिर खबरों की वजह से प्राइस में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और इन दोनों स्थितियों में एडीएक्स इंडिकेटर का इस्तेमाल डिस्करेज किया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों स्थितियों में एडीएक्स इंडिकेटर फेल क्यों हो जाता है। अगर आपको यह जानना है तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एडीएक्स इंडिकेटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यह आपका एकमात्र निर्णय होगा कि एडीएक्स कंस्ट्रक्शन को और एडीएक्स कंस्ट्रक्शन के फॉर्मूले को आपको समझना है या नहीं है। लेकिन आपके इस एकमात्र निर्णय को लेने में 2 पेंच भी हैं जिन्हें मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन और इंडिकेटर फॉर्मूले को नहीं समझेंगे तो आप इंडिकेटर को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, उसको बेहतर नहीं बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि जो एडवांस ट्रेडर्स होते हैं वो इंडिकेटर्स में बदलाव करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं। एडवांस ट्रेडर्स अपनी आवश्यकता अनुसार एडीएक्स इंडिकेटर में बदलाव करते हैं और उसको कस्टमाइज करते हैं। और इंडिकेटर को अपनी आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज करने के लिए आपको लेंथ में सेटिंग करनी पड़ती है, मींस एडीएक्स इंडिकेटर के पीरियड की सेटिंग करनी पड़ती है, और उसकी स्मूथिंग टेक्निक को भी चेंज करना पड़ सकता है, और थ्रेशोल्ड लेवल को भी आप इंडिकेटर को कस्टमाइज करके थ्रेशोल्ड लेवल को भी चेंज कर सकते हैं। एडीएक्स इंडिकेटर को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की शेयर का चार्ट लगाया है, और उस चार्ट के इंडिकेटर पोर्शन में मैंने एडीएक्स इंडिकेटर को लगाया है। ये एडीएक्स इंडिकेटर है, ये इसका एडीएक्स इंडिकेटर का डायलॉग बॉक्स है, और ये एडीएक्स इंडिकेटर है। शेयर का चार्ट कैसे लगाते हैं और उस चार्ट में इंडिकेटर पोर्शन में कैसे इंडिकेटर को लगाया जाता है, यह मैंने आपको जस्ट पहले क्लियर कर दिया है। आप इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन और इंडिकेटर फॉर्मूला को समझने का पार्ट जो मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ उसको सीख कर हम फिर इंडिकेटर का रियल टाइम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप सीख कर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और एडीएक्स इंडिकेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो फार्मूलाज होते हैं उन फार्मूलाज के द्वारा भी इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया से आप समझेंगे कि इंडिकेटर कैसे काम करेगा और इंडिकेटर ट्रेडिंग में क्या हेल्प करेगा, इंडिकेटर क्या सिग्नल आपको देगा, जिससे आप जानेंगे कि यह इंडिकेटर टूल कैसे काम करेगा।
अब हम जानेंगे कि इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम किस चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। मीन्स वे कौन से डाटा और फिगर्स हैं जिनको हम इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए हम जिस किसी टाइम फ्रेम का इंडिकेटर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर लेंगे। और जिस किसी भी टाइम फ्रेम का हम EDX इंडिकेटर बनाना चाहते हैं उस टाइम फ्रेम के हम हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का EDX कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इन एवरी 15 मिनट जो हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर हैं उनको जॉट डाउन करेंगे। और अगर हम 1 डे का EDX इंडिकेटर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो 1 डे में जो हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर रही हैं उनको जॉट डाउन करेंगे। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का EDX इंडिकेटर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक वीक में जो हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर्स हैं उनको जॉट डाउन करेंगे। इसको बताने के पीछे मेरा यह उद्देश्य है कि जब भी आप किसी ब्रोकरेज साइट में जाकर किसी शेयर का चार्ट लगाते हैं और वहां पर EDX इंडिकेटर का चार्ट भी लगाते हैं और उस इंडिकेटर चार्ट में जब हमें 15 मिनट्स का EDX इंडिकेटर का चार्ट लगा हुआ मिलता है तो इसका मतलब हुआ कि उस इंडिकेटर चार्ट में जो हाई, लो, क्लोज की और प्रीवियस क्लोज की फिगर्स हैं वे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की। मींस 15 मिनट में जो हाई रहा है, जो लो रहा है, जो क्लोज रहा है और जो पहले 15 मिनट का प्रीवियस क्लोज रहा है, उस फिगर से वो चार्ट बना हुआ होगा। और ट्रेडिंग साइट में अगर हमने 1 डे टाइम फ्रेम का शेयर चार्ट लगाया है और उसी चार्ट में हमने EDX इंडिकेटर भी लगाया हुआ है तो यह EDX इंडिकेटर पूरे दिन में जो हाई, लो, क्लोज की प्राइस रही है और जो पहले दिन प्रीवियस क्लोज की फिगर है उससे कंस्ट्रक्ट किया हुआ होगा। और जब यह शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ होगा और तब से हर दिन जो हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर्स रही हैं उन सबको शामिल करते हुए हर दिन का इंडेक्स बनता हुआ चला आ रहा होगा और बनते बनते यह आज तक की तारीख पर पहुंच गया होगा। और ट्रेडिंग साइट में अगर हमने 1 डे टाइम फ्रेम का शेयर चार्ट लगाया है तो उसी चार्ट में अगर हम EDX इंडिकेटर लगाते हैं तो वह भी 1 डे टाइम फ्रेम का ही होगा। और स्टॉक की लिस्टिंग की तारीख से चलकर हर दिन जो स्टॉक का हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस डे के क्लोज का प्राइस रहा है उन हर दिन की इन हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर्स से यह इंडिकेटर बनता हुआ चला आ रहा है और आज की तारीख तक बन चुका है। इसी प्रकार से अगर आप ट्रेडिंग साइट में 15 मिनट का स्टॉक चार्ट लगाते हैं और उसमें EDX इंडिकेटर भी लगाते हैं तो यह EDX इंडिकेटर भी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का होगा। और स्टॉक की लिस्टिंग से आज तक हर 15 मिनट की जो हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर्स रही हैं उन फिगर्स से यह EDX इंडिकेटर 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट में बना होगा। और अगर हमने ट्रेडिंग साइट में 1 आवर टाइम फ्रेम का शेयर चार्ट लगाया है तो उसमें जो EDX इंडिकेटर लगा होगा वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम का होगा। और स्टॉक की लिस्टिंग से आज तक हर 1 आवर में जो शेयर का हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज का जो फिगर होगा उन फिगर्स से यह EDX इंडिकेटर बनता हुआ चला आ रहा होगा और आज तक बन गया होगा। इस प्रकार से जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हर टाइम फ्रेम के EDX इंडिकेटर का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, यह इसलिए बताया है कि फॉर एग्जांपल जब आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का EDX इंडिकेटर लगाते हैं तो उन 15 मिनट्स में इंडिकेटर की कितनी स्ट्रेंथ है, मींस बुलिश स्टैंड की कितनी स्ट्रेंथ है, बियरिश स्टैंड की कितनी स्ट्रेंथ है,
चॉपी मार्केट है या साइडवेज मार्केट है, शेयर में वॉलेटिलिटी कितनी है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, बुलिश प्रेशर कितना है, बियरिश प्रेशर कितना है, प्राइस के मूवमेंट किस प्रकार से हो रहे हैं, यह एडीएक्स इंडिकेटर इन सब बातों को 15 मिनट्स के संबंध में बताएगा। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम 30 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं तो इन सब बातों को 30 मिनट के संबंध में बताएगा। और अगर हम 1 आवर का चार्ट लगाते हैं तो इन सब बातों को 1 आवर के संबंध में बताएगा। अगर हम 1 डे का चार्ट लगाते हैं तो इन सब बातों को 1 आवर के संबंध में बताएगा। और अगर हम 1 वीक का चार्ट लगाते हैं तो इन सब बातों को 1 वीक के संबंध में बताएगा। यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इसी से आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में अच्छी सहायता मिलेगी। अब हम एक्चुअल फिगर्स के आधार पर फॉर्मूला की मदद से एडीएक्स के कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। एडीएक्स कंस्ट्रक्शन के लिए एडीएक्स की रिक्वायर्ड फिगर को जॉट डाउन करने से पहले जो हमारा यह इंडिकेटर है, एडीएक्स इंडिकेटर जो है, यह 40 मिनट डीआई लेंथ पर बना हुआ है और इसमें एडीएक्स की स्मूथिंग 14 है। इसका मतलब हुआ कि यह जो इंडिकेटर है, यह 14 डेज ईएमए की फिगर से कंस्ट्रक्ट हुआ है और इसकी जो माइनस डीआई और प्लस डीआई लाइन्स हैं, वे भी 14 डेज ईएमए के हिसाब से कैलकुलेट हुई। और इस एडीएक्स कंस्ट्रक्शन के लिए हमने जो लेवल रेंज है वो 20 रखा हुआ है। चूंकि इंडेक्स स्केल की रेंज 0 से 100 होती है और लेवल रेंज हमने 20 पे फिक्स किया हुआ है, इट मीन्स 0 से 20 तक का जो रेंज है, 0 से 20 के बीच में अगर एडीएक्स इंडिकेटर की पोजीशन है तो इट मीन्स वीक ट्रेंड है या ट्रेंड है ही नहीं, मीन्स मार्केट साइडवेज है या चौपी है। और इंडिकेटर की रीडिंग अगर 20 से ऊपर 50 तक है तो इट मीन्स ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग। और ट्रेंड की स्ट्रेंथ अगर 20 से ऊपर 25 और 50 के बीच में है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और अगर एडीएक्स इंडिकेटर की रीडिंग इंडिकेटर स्केल में 50 से 75 के बीच में है तो ट्रेंड वेरी स्ट्रांग है। और इंडिकेटर की रीडिंग अगर इंडिकेटर स्केल पर 75 और 100 के बीच में है तो ट्रेंड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताता हूँ कि इस पॉइंट पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर इंडिकेटर की रीडिंग 38.07 है। इट मीन्स यहाँ पर जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। और इस पॉइंट पर जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, इस पॉइंट पर इंडिकेटर की जो रीडिंग है इंडिकेटर स्केल पर 54.67 है, जो बताता है कि ट्रेंड वेरी स्ट्रॉन्ग है। और इंडिकेटर के इस पॉइंट पर जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर इंडिकेटर की रीडिंग 67.64 है। यह भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को बताता है। और इस पॉइंट पर जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, इस पॉइंट पर इंडिकेटर की रीडिंग इंडिकेटर स्केल पे 79 है, जो बताता है कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। हमने यहाँ पर एडीएक्स कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एडीएक्स कंस्ट्रक्शन के जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर अप मूव कैलकुलेशन के लिए, डाउन मूव कैलकुलेशन के लिए, प्लस डीएम कैलकुलेशन के लिए, माइनस डीएम कैलकुलेशन के लिए और ट्रू रेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिए हैं, जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उसके अलावा राइट साइड में जो हमने ये डाटा शीट ली है, इस डाटा शीट में हम शेयर के हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज को मेजर करेंगे और इस डाटा से हम एडीएक्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे।
यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यहाँ पर जो हमने शेयर का हाई, लो, क्लोज़ एंड प्रीवियस क्लोज़ का डाटा लिया है, यह इमेजिनरी है। यह कहें कि काल्पनिक है, जिसे आपकी आसान समझ हेतु बनाया गया है और इसी डाटा से ईडीएक्स इंडिकेटर के सारे कैलकुलेशन किए जाएँगे। और फॉर्मूले के हिसाब से इन डाटा के आधार पर हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज के आधार पर अप मूव कैलकुलेट करेंगे, डाउन मूव कैलकुलेट करेंगे, प्लस डीएम पॉजिटिव डायरेक्शन मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, माइनस डीएम नेगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे और ट्रू रेंज कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बहुत ही कम समय में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं ईडीएक्स इंडिकेटर के जो लाइन कंपोनेंट होते हैं उनको आपको बता देता हूँ। ये नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का मैंने प्राइस चार्ट लगाया है और इस प्राइस चार्ट के इंडिकेटर पोर्शन में मैंने एडीएक्स इंडिकेटर लगाया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एडीएक्स ये है। और इस एडीएक्स इंडिकेटर में ये जो लाइन है जिस पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये लाइन एडीएक्स लाइन कहलाती है। ये एडीएक्स लाइन, आप इसको ठीक से देख पा रहे होंगे, मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये एडीएक्स लाइन, ये एडीएक्स लाइन, पूरी सारी एडीएक्स लाइन ये जो मूव कर रही है लेफ्ट साइड से राइट साइड। और ये जो लाइन है अब मैं जिस पे कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये प्लस डीआई लाइन है। ये प्लस डीआई लाइन जिसमें मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये प्लस डीआई लाइन। यहाँ से फिर ये यहाँ पे नीचे पहुंच के फिर ऊपर को चलेगी। ये प्लस डीआई लाइन, दिस इज प्लस डीआई लाइन। ये प्लस डीआई लाइन कभी जो एडीएक्स की मिड पॉइंट वाली लाइन है जिसकी वैल्यू 20 होती है, यह प्लस डीआई लाइन कभी इसके ऊपर भी होती है और कभी इसके नीचे भी होती है। यहाँ पर क्या है कि जो प्लस डीआई लाइन है वो इस मिड पॉइंट के ऊपर फॉर्म हुई है, ये प्लस डीआई लाइन। और ये प्लस डीआई लाइन जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शनल मूवमेंट का पॉजिटिव डायरेक्शनल मूवमेंट प्लस डीएम जिसे कहते हैं, प्लस डीएम को पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद प्लस डीआई लाइन को कैलकुलेट किया जाता है। और अब मैं यहाँ पे कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ, ये माइनस डीआई लाइन जिस पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, दिस इज माइनस डीआई लाइन। इस माइनस डीआई लाइन को कैलकुलेट करने के लिए हम नेगेटिव डायरेक्शनल मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट को कैलकुलेट करके हम फिर माइनस डीआई लाइन को कैलकुलेट करते हैं और माइनस डीआई लाइन को फॉर्म करते हैं। आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो प्लस डीआई लाइन है, शेयर प्राइस में जो अपमूव होते हैं, यह प्लस डीआई लाइन उनसे कैलकुलेट होती है। और ये जो माइनस डीआई लाइन है, जो शेयर में डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं, उन डाउनवर्ड मूव से ये माइनस डीआई लाइन कैलकुलेट होती है। और आप एडीएक्स इंडिकेटर में यह भी पाओगे कि कभी प्लस डीआई लाइन ऊपर चली जाती है मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट है 20 जिसकी वैल्यू है। ये प्लस डीआई लाइन कभी मिड पॉइंट से ऊपर की ओर फॉर्म होती है और कभी यह नीचे की ओर भी फॉर्म हो जाती है। आप यहाँ पर देखिए, ये प्लस डीआई लाइन है, ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये प्लस डीआई लाइन है। ये प्लस डीआई लाइन मिड पॉइंट के नीचे फॉर्म हो। इसी प्रकार से ये माइनस डीआई लाइन जो है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये मिड पॉइंट के नीचे फॉर्म हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जिसमें मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर ये डीआई लाइन मिड पॉइंट के ऊपर फॉर्म हुई। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब है कि प्लस डीआई लाइन और माइनस डीआई लाइन जो होती है, कभी मिड पॉइंट के ऊपर फॉर्म होती है, कभी मिड पॉइंट के नीचे फॉर्म होती है। और मिड पॉइंट के नीचे क्यों फॉर्म होती है, मिड पॉइंट के ऊपर क्यों फॉर्म होती है, इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। एडीएक्स इंडिकेटर कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को हम और आगे बढ़ाते हैं। जब हम चार्ट में किसी शेयर का चार्ट लगाते हैं तो वहां पर हम कैंडलस्टिक चार्ट भी लगा सकते हैं और बार चार्ट भी लगा सकते हैं। और ट्रेडिंग व्यू साइट में कैंडलस्टिक चार्ट कैसे लगाए जाते हैं, बार चार्ट कैसे लगाए जाते हैं, यह मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल कैंडलस्टिक चार्ट लगा रहे हैं और जो डाटा आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो ये कैंडल हाई, लो, क्लोज, प्रीवियस क्लोज, ये सब डाटा जो आपको दिख रहे हैं, ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट से लिए हुए हैं। इस प्रकार से जो हम ये एडीएक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वह 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बना हुआ है और हमने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। और यहाँ पर हमने यह भी एज्यूम किया हुआ है कि हम जो एडीएक्स इंडिकेटर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसमें जो भी डाटा है, उन डाटा को हम 14 ईएमए के हिसाब से कैलकुलेट करके एडीएक्स इंडिकेटर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर दिख रही है, इसके आधार पर हम अप मूव
अप मूव, ये अप मूव है, ये डाउन मूव है, ये प्लस डीएम है, ये माइनस डीएम है, ये प्लस टीआर है। इन 5 चीज़ों को सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। चूँकि हम 14 पीरियड ईएमए से ईडीएक्स इंडिकेटर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो फर्स्ट कैंडल से लेके 14 कैंडल तक की जो फिगर्स हैं, उनसे हमारा ईडीएक्स इंडिकेटर डीआई लाइन, प्लस डीआई लाइन और माइनस डीआई लाइन, उनका फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट होगा। फर्स्ट से लेके इस फर्स्ट से लेके 14 तक की कैंडल से, ये फर्स्ट से लेके 14 तक की जो कैंडल है, इन सब से हमारा ईडीएक्स इंडिकेटर का फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट होगा। वो इसलिए कि हमने 14 पीरियड के ईएमए से ईडीएक्स का जो डाटा है, इसको हमने कैलकुलेट किया है। अब मैं यहाँ पर आपको अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम, माइनस डीएम और ट्रू रेंज कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ। मैं सिर्फ 2-3-4 एग्जाम्पल से आपको इन सब अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम और माइनस डीएम और टीआर को कैलकुलेट करवाऊंगा, और शेष 4 कैंडल तक मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर बताऊंगा, और 4 से 28, 5 से 28 तक की जो कैंडल्स हैं, उनसे आप अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम, माइनस डीएम, टीआर खुद से कैलकुलेट करेंगे। ये इंडिकेटर चार्ट में फर्स्ट कैंडल का हाई, लो, क्लोज फिगर है। प्रीवियस क्लोज की फिगर इसमें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकंड कैंडल की हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर होगी। ये थर्ड कैंडल की हाई, लो, क्लोज, प्रीवियस क्लोज की फिगर होगी। ये फोर्थ कैंडल की हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर। अब हम इन 4 कैंडल्स के अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम, माइनस डीएम और टीआर, जिसे ट्रू रेंज भी कहते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। चूंकि हम यहाँ पर फर्स्ट कैंडल से शुरू कर रहे हैं, और फर्स्ट कैंडल की हाई, लो, क्लोज की फिगर्स ये हैं, और चूंकि इनसे पहले की कोई फिगर हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पर अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम, माइनस डीएम को कैलकुलेट करने का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ हम रेंज कैलकुलेट करेंगे, ट्रू रेंज, टीआर, ट्रू रेंज को कैलकुलेट करेंगे। इस कैंडल पर हम ट्रू रेंज को कैलकुलेट करते हैं। ट्रू रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, इसके अंदर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये ट्रू रेंज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इस प्रकार से ट्रू रेंज कैलकुलेट करने के लिए या तो आप करंट हाई में से, यहाँ पर मैंने पेन से करंट हाई को मैं मार्क कर रहा हूँ, करंट हाई से या तो आप करंट लो को माइनस करेंगे, या फिर करंट हाई से प्रीवियस क्लोज को माइनस करेंगे, या फिर करंट लो से प्रीवियस क्लोज को माइनस करेंगे। ये 3 तरीके हैं ट्रू रेंज को कैलकुलेट करने के। क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस क्लोज की फिगर तो है नहीं, क्योंकि इसी कैंडल से हमें अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करना है ईडीएक्स इंडिकेटर को कंस्ट्रक्ट करने का, इसलिए यहाँ पर करंट हाई और करंट लो की फिगर से हम ट्रू रेंज कैलकुलेट करेंगे। ये करंट हाई है, ये फिगर करंट हाई है 30 की, और करंट लो की फिगर ये 25। तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 5। इस 5 को हमने यहाँ ट्रू रेंज में रिकॉर्ड कर दिया है। इट मीन्स फर्स्ट कैंडल पर जो ट्रू रेंज की फिगर है, वो 5 निकल कर आएगी। क्योंकि फर्स्ट कैंडल पर प्रीवियस क्लोज की फिगर हमारे पास नहीं थी, और सेकंड कैंडल पर अब हमारे पास प्रीवियस क्लोज की फिगर है। प्रीवियस क्लोज मीन्स जो फर्स्ट कैंडल है, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है 28 जो है यहाँ पर, ये प्रीवियस क्लोज है। ये तो आप समझ गए हैं। अब हम सेकंड कैंडल के आधार पर अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम, माइनस डीएम और टीआर को कैलकुलेट करें। तो सेकंड कैंडल के आधार पर जो हाई की फिगर है 32 है, लो की फिगर 26 है, क्लोज की फिगर 30 है और प्रीवियस क्लोज की फिगर 28 है। इन 4 फिगर्स के आधार पर इस फॉर्मूला के द्वारा जो ट्रू रेंज यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस ट्रू रेंज का जो फॉर्मूला है, उसके आधार पर हम सबसे पहले टीआर को कैलकुलेट करेंगे। तो करंट हाई माइनस करंट लो, करंट हाई इसका 32 है, करंट लो 26 है, तो डिफरेंस आया 6। और करंट हाई और प्रीवियस क्लोज, करंट हाई है 32, प्रीवियस क्लोज है 28, इसका डिफरेंस आया, इसका डिफरेंस भी 4 आया। और करंट लो और प्रीवियस क्लोज, करंट लो 26 है और प्रीवियस क्लोज, इनका डिफरेंस, करंट लो प्रीवियस क्लोज, इनका डिफरेंस आया 2। और चूंकि करंट हाई और करंट लो का डिफरेंस 6 है, जो कि अभी तक के सारे डिफरेंसेस से ज़्यादा बड़ी फिगर है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रू रेंज को 6 नोट कर लेंगे। इस प्रकार से ये जो डाटा है, चारों डाटा, हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज के जो 4 डाटा हैं, इनसे हमारा ट्रू रेंज 6 निकल रहा है। आपने भली प्रकार से समझ लिया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड कैंडल पर पहुँचते हैं, जहाँ पर हाई की फिगर 38 है, लो की फिगर 27 है, क्लोज 29 पर हुआ है और प्रीवियस क्लोज 30 है।
यहाँ पर इन फिगर्स पर भी जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो करंट हाई और करंट लो की डिफरेंस है 4 और करंट हाई प्रीवियस क्लोज की जो डिफरेंस है 1 है और करंट लो और प्रीवियस क्लोज को जो डिफरेंस है वो 3 है। तो इसमें जो करंट सबसे बड़ी फिगर इसमें जो है वो करंट हाई से करंट लो को माइनस करके जो फिगर निकल के आ रही है 4, वो इन सब में सबसे बड़ी फिगर है, इसलिए यहाँ पर ट्रू रेंज 14 निकल कर आया है, 4 निकल कर आया है, सॉरी, ट्रू रेंज यहाँ पर 4 निकल के आया है। इन डाटा सेट से जो ट्रू रेंज निकल के आया है 4 निकल आया है। अब हम फोर्थ कैंडल के डाटा सेट पर जाएंगे। ये फोर्थ कैंडल का डाटा सेट है जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यहाँ पर अब आपको ट्रू रेंज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला ये है, उसके हिसाब से आपको फिगर रखनी है। करंट हाई और करंट लो का उसको डिफरेंस है वो 5 है और करंट हाई और प्रीवियस क्लोज का जो डिफरेंस है वो 4 है और करंट लो और प्रीवियस क्लोज का डिफरेंस जो है 1 है। इस प्रकार से डिफरेंस की जो सबसे बड़ी फिगर है वो करंट और करंट हाई लो का जो डिफरेंस है वो फिगर है जो कि 5 निकल कर आई है। ट्रू रेंज को कैलकुलेट करने का यह राइट प्रोसीजर है, जिसे आपकी समझ को बढ़ाने के लिए दिया गया है, परंतु इसका एक आसान तरीका भी है जिससे जल्दी से टीआर कैलकुलेट हो जाता है। वह यह है कि हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की जो चारों फिगर हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट फिगर को ले लो और एक लोएस्ट फिगर को ले लो, फिर दोनों का डिफरेंस कर लो। ऐसे भी टीआर की फिगर निकल कर आ जाएगी। तो आपको टीआर कैलकुलेट करने का दोनों तरीका आना चाहिए। अब हम 1 से 4 तक की कैंडल का अप मूव कैलकुलेट करेंगे और डाउन मूव कैलकुलेट करेंगे और प्लस डीएम और माइनस डीएम भी कैलकुलेट करेंगे एक साथ। यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में क्योंकि प्रीवियस फिगर कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई भी अप मूव कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, कोई भी डाउन मूव कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, प्लस डीएम भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, माइनस डीएम भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ट्रू रेंज सिर्फ कैलकुलेट होगा। वो मैंने आपको अभी जस्ट पहले बता दिया है कि कैसे इस फर्स्ट कैंडल में ट्रू रेंज कैलकुलेट होगा और ट्रू रेंज कैलकुलेट होकर जो फिगर निकल के आई है वो है 5 यहाँ पर। अब हम सेकंड कैंडल पर पहुंचते हैं और जो सेकंड कैंडल का हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर है उनके आधार पर हम अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम, माइनस डीएम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर यह भी आपको बता देना बहुत जरूरी है कि ये जो मैंने फिगर्स ली हैं 1 से 28 कैंडल तक की जो फिगर ली हैं, उनके जो हाई, लो, क्लोज, प्रीवियस क्लोज की फिगर्स ली हैं, ये सब इमेजिनरी। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये सीट मैंने कैलकुलेट की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले सेकंड कैंडल पर अप मूव कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि जो करंट हाई है वो प्रीवियस हाई से कितना ज़्यादा है। प्रीवियस हाई है 30 और करंट हाई है 32, इसलिए शेयर ने 2 पॉइंट्स का अप मूव दिया है। इस अप मूव को हमने अप मूव वाले कॉलम में नोट कर लिया। अब हम डाउन मूव कैलकुलेट करेंगे। डाउन मूव क्या होगा? प्रीवियस लो से अगर करंट लो ज़्यादा है तो इट मीन्स डाउन मूव है। प्रीवियस लो 25 है, करंट लो 26 है, इसका मतलब डाउन मूव जो है वो नेगेटिव है। डाउन मूव नेगेटिव है, 1 पॉइंट का डाउन मूव है और वो नेगेटिव मूव है, इसलिए डाउन मूव के नीचे जो फिगर होगी -1 की होगी। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल डाउन मूव तभी होगा जब प्रीवियस लो से करंट लो की फिगर कम होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस लो से करंट लो की फिगर ज्यादा है, इसलिए डाउन मूव नेगेटिव में, ये एक्चुअल डाउन मूव नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर डाउन मूव की फिगर निकल के आई -1। अब हम इन दो फिगर से जो अप मूव और डाउन मूव की फिगर निकल के आई हैं उनसे हम प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे और माइनस डायरेक्शनल मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। जो अप मूव की फिगर है, जैसे यहाँ पर 2 की अप मूव की फिगर है, इससे डायरेक्शनल मूवमेंट की फिगर निकलेगी और जो डाउन मूव की फिगर है, यहाँ पर जैसे -1 है, इससे डायरेक्शनल मूवमेंट की माइनस की फिगर निकलेगी। अप मूव से ये जो अप मूव की 2 फिगर है, इससे प्लस डायरेक्शनल मूव की फिगर निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है। इसको मैं यहाँ पर एनक्लोज कर दे रहा हूँ इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले के अनुसार प्लस डीएम की फिगर कैसे निकाली जाती है? प्लस डीएम की फिगर निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि अगर अप मूव 0 से ज्यादा है तो वो जो फिगर है उसको आप ध्यान में रखें, और अगर डाउन मूव से अप मूव ज्यादा है वो जो फिगर है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोनों फिगर्स को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अप मूव की फिगर 2 है और ये 0 से ज्यादा है,
और दूसरी कंडीशन है कि अप मूव जो है डाउन मूव से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अप मूव डाउन मूव से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद जो हमारी फिगर निकल के आई है वो 2 है। तो डायरेक्शनल मूवमेंट जो प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट है वो निकल के आएगा 2। इस प्रकार से अप मूव तभी माना जाएगा जबकि अप मूव की फिगर डाउन मूव से ज़्यादा होगी और अप मूव की फिगर 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और अप मूव की फिगर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमारी जो अप मूव की फिगर निकल के आई वो 2 निकल के आई है और इसी यही 2 की जो फिगर है यह प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट को निकालने का प्रोसीजर अब आपको पता हो गया। अब हम माइनस डायरेक्शनल मूवमेंट की फिगर निकालेंगे और माइनस डायरेक्शनल मूवमेंट की फिगर निकालने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर मैंने दिया हुआ है जहाँ पर मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। तो माइनस डायरेक्शनल मूव की फिगर वह फिगर होगी जो कि अप मूव से ज़्यादा होनी चाहिए और 0 से भी ज़्यादा होनी चाहिए और नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तभी इन तीनों स्थितियों में हम डाउन मूव की फिगर को माइनस डीएम के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अदरवाइज माइनस डीएम की फिगर फिर हम 0 रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर डाउन मूव की फिगर अप मूव से कम है और डाउन मूव की फिगर 0 से कम है और माइनस में भी है। तो इन तीनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो माइनस डायरेक्शन मूवमेंट की जो फिगर है वो 0 रिकॉर्ड कर ली जाएगी। यहाँ पर हमने 0 रिकॉर्ड किया। अब हम तीसरी कैंडल पर आते हैं। तीसरी कैंडल पर दूसरी कैंडल के मुकाबले हाई की प्राइस कम हो गई है, प्रीवियस हाई ज़्यादा है, करंट हाई कम है। इट मीन्स अप मूव नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि अप मूव -1 में। ये अप मूव यहाँ पर -1 में, क्योंकि हाई की फिगर जो करंट हाई है उसकी फिगर प्रीवियस हाई से कम है, तो अप मूव माइनस में। और जब अप मूव माइनस में होता है, कोई भी फिगर अगर माइनस में होती है, चाहे वो अप मूव हो चाहे डाउन मूव हो, उसको हम 0 रिकॉर्ड करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्शन मूवमेंट जो प्लस डायरेक्शन मूवमेंट है वो 0 होगा। अब हम डाउन मूव कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लो 26 है और करंट लो 27 है, तो यहाँ पर भी जो डाउन मूव है वो नेगेटिव है, 1 से नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम -1 रिकॉर्ड करें। और जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी चाहे अप मूव हो चाहे डाउन मूव हो, उसकी फिगर अगर माइनस में होती है तो वो डायरेक्शन मूवमेंट में आके 0 हो जाती है। तो इस यहाँ पर जो है डाउन मूव की फिगर -1 में है, तो माइनस डायरेक्शन मूवमेंट यहाँ पर 0। अब हम फोर्थ कैंडल को लेते हैं। प्रीवियस हाई 31 है, करंट हाई 33 है, तो यहाँ पर अप मूव 2 पॉइंट्स का अप मूव है, इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और अब हम डाउन मूव कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लो 27 है और करंट लो 28 है, तो यहाँ पर भी जो डाउन मूव है वो नेगेटिव में आएगा। 1 पॉइंट से जो डाउन मूव है वो नेगेटिव में है, तो यहाँ पर नेगेटिव की फिगर रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम इस अप मूव की 2 वाली फिगर से डाउन मूव की -1 वाली फिगर से प्लस डीएम और माइनस डीएम कैलकुलेट करेंगे। अप मूव से प्लस डीएम कैलकुलेट करेंगे, ये अप मूव 2 का है, तो डायरेक्शन मूवमेंट 2 का हो गया। और यहाँ पर डाउन मूव -1 का है, तो -1 की फिगर जहाँ पर भी होती है, वह डायरेक्शन मूवमेंट कैलकुलेट करते समय 0 हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस डायरेक्शन मूवमेंट 0 हो गया। 4 कैंडल्स का मैंने आपको अप मूव और डाउन मूव से क्रमशः प्लस डीएम और माइनस डीएम कैलकुलेट करना बता दिया है। अब मैं आपको 8th कैंडल पर, इस 8th कैंडल पर भी अप मूव, डाउन मूव और प्लस डीएम और माइनस डीएम कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पर डाटा कुछ डिफरेंट है, इस वजह से। यहाँ पर प्रीवियस हाई 35 है, करंट हाई 36 है, तो अप मूव 1 पॉइंट का है। और प्रीवियस लो 32 है और करंट लो 30 है, इट मीन्स ये एक्चुअल डाउन मूव है। शेयर की प्राइस 2 पॉइंट से गिरी है, तो यहाँ पर डाउन मूव 2 का आएगा। और 8th कैंडल के अप मूव और डाउन मूव से प्लस डीएम और माइनस डीएम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहाँ पर अप मूव 1 का है और डाउन मूव 2 का है। मीन्स अप मूव 1 का है और डाउन मूव 2 का है। तो इन दोनों में से जो फिगर बड़ी होगी, हम उसी को प्लस डीएम और माइनस डीएम में उस फिगर को रिकॉर्ड करेंगे। और जो फिगर कम है उस फिगर को हम ओवरलुक कर देंगे
उसको हम डाउन मूव और माइनस डीएम में, प्लस डीएम में और माइनस डीएम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउन मूव की फिगर 2 है, यह अप मूव की फिगर से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर एक ही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे, या डाउन मूव या अप मूव। इसलिए यह बात ध्यान रखने योग्य है कि प्लस डीएम और माइनस डीएम कॉलम में जो फिगर रिकॉर्ड होती है, वो वही फिगर रिकॉर्ड होती है जो अप मूव और डाउन मूव में से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अप मूव और डाउन मूव में से जो फिगर ज़्यादा वो 2 है, इसलिए यहाँ पर प्लस डीएम और माइनस डीएम कॉलम्स में हम सिर्फ प्लस डीएम की फिगर को रिकॉर्ड करेंगे, जो हमने यहाँ पर 2 को रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मैंने आपको हर सिचुएशन में अप मूव और डाउन मूव से प्लस डीएम और माइनस डीएम कैलकुलेट करने के सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे रूल्स रेगुलेशंस बता दिए हैं। इस आधार पर आप 1 से 5th से लेके 5th, 6th, 7 और फिर 9 से लेके लगातार 28 तक अप मूव, डाउन मूव, प्लस डीएम, माइनस डीएम और ट्रू रेंज के फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे, और उसको आपने सही कैलकुलेट किया, नहीं कैलकुलेट किया है, सही कैलकुलेट किया है या गलत कैलकुलेट किया है, उसको आप इस शीट से स्क्रूटनाइज भी करेंगे। अब सवाल ये उठता है यह जानना कि हम अप मूव और डाउन मूव की जो 2 फिगर्स हैं, उन दोनों फिगर्स को क्यों नहीं अकाउंट फॉर कर रहे हैं? प्लस डीएम लाइन कैलकुलेट करने में और प्लस डीएम पॉइंट कैलकुलेट करने में, और उसके बाद प्लस डीएम से प्लस डीआई लाइन कैलकुलेट करने में, और माइनस डीएम लाइन से माइनस डीआई लाइन कैलकुलेट करने में दोनों फिगर्स को अकाउंट फॉर क्यों नहीं कर रहे हैं? यह जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि अप मूव भी हुआ है 1 पॉइंट का, डाउन मूव भी हुआ है 2 पॉइंट का, तो हम सिर्फ डाउन मूव को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं और वन जो अप मूव है उसको हम ओवरलुक कर दे रहे हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम यह स्क्रूटनाइज करते हैं कि उसमें बुलिशनेस ज्यादा बढ़ रही है या बियरिशनेस ज्यादा बढ़ रही है। तो इस टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम के जो ये सारे डाटा हैं, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 8th कैंडल पर क्योंकि बियरिशनेस बढ़ रही है, बुलिशनेस कम बढ़ रही है, बुलिशनेस 1 से बढ़ रही है और बियरिशनेस 2 से बढ़ रही है, इस प्रकार से इस 8th कैंडल में सिर्फ माइनस डीआई लाइन का ही मूवमेंट हो। जो माइनस डीआई लाइन है, अगर वह मिड पॉइंट, जिसे हम ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, अगर उससे ऊपर है तो इस 2 पॉइंट की जो बियरिशनेस है उससे वह और ऊपर को जाएगी। अगर माइनस डीआई की लाइन मिड पॉइंट से या ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से नीचे है तो इस 2 पॉइंट की बियरिशनेस से वह लाइन मिड पॉइंट के नीचे वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि सेकंड कैंडल पर क्या हुआ। ये जो सेकंड कैंडल है, इस कैंडल पर जो अपमूव है उसकी फिगर ज्यादा है, इसलिए हम प्लस डीएम और माइनस डीएम में सिर्फ अपमूव की फिगर लेंगे। यहां पर हमने अपमूव की फिगर ली है। जो अपमूव है वही डायरेक्शन मूवमेंट भी है। तो इस कैंडल में भी शेयर की प्राइस 2 पॉइंट्स ऊपर गई है, इसलिए इस प्लस डीएम से जो प्लस डीआई लाइन बनेगी, वो प्लस डीआई लाइन अगर मिड पॉइंट से या ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से अगर ऊपर है तो वो प्लस डीआई लाइन को ऊपर को ले जाएगी, और अगर प्लस डीआई लाइन मिड पॉइंट से या ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से नीचे है तब भी प्लस डीआई लाइन को ऊपर की ओर ले जाएगी। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकला कि प्लस डीआई लाइन चाहे कहीं पर भी हो, अगर उसमें प्लस डायरेक्शनल मूवमेंट आ रहा है तो प्लस डीआई लाइन ऊपर को जाएगी, और इसी प्रकार से अगर प्राइस में डायरेक्शनल मूवमेंट माइनस में होता है तो ऐसी स्थिति में जो माइनस डीआई की लाइन है वह चाहे ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड के ऊपर हो चाहे ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड से नीचे हो, दोनों ही स्थितियों में माइनस डीआई लाइन माइनस डायरेक्शनल मूवमेंट के कारण ऊपर की ओर जाएगी। इस प्रकार से इस 8th कैंडल में जो माइनस डायरेक्शनल मूवमेंट की जो फिगर, जो 2 फिगर है, यह माइनस डीआई लाइन को चाहे वो ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड के ऊपर हो चाहे ट्रेंड स्ट्रेंथ थ्रेशोल्ड के नीचे हो, दोनों स्थितियों में माइनस डीआई लाइन को यह ऊपर की ओर जाएगी। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि प्लस डीआई लाइन अपर डायरेक्शन को शेयर प्राइस का मूवमेंट बताती है, और माइनस डीआई लाइन प्राइस के डाउनवर्ड डायरेक्शन को बताती है। अब हम एडीएक्स कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, इससे जस्ट पहले हमने
हाई लो क्लोज प्रीवियस क्लोज की फिगर्स, अप मूव डाउन मूव, प्लस डीएम माइनस डीएम, और टीआर वाली इस सीट में हाई लो क्लोज प्रीवियस क्लोज की फिगर से अप मूव और डाउन मूव कैलकुलेट किए थे, और अप मूव और डाउन मूव से हमने प्लस डीएम माइनस डीएम और ट्रू रेंज कैलकुलेट किया, और हमने फर्स्ट कैंडल से लेके 28th कैंडल तक, ये फर्स्ट कैंडल से लेके 28th कैंडल तक हर कैंडल के जो हाई लो क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर्स हैं उनसे हमने प्लस डीएम माइनस डीएम और ट्रू रेंज कैलकुलेट की। ये फर्स्ट से 28 कैंडल तक के हमने प्लस डीएम कैलकुलेट किया है, ये फर्स्ट से 28 कैंडल का हमने माइनस डीएम कैलकुलेट किया है, और ये हमने फर्स्ट से 28 कैंडल का ट्रू रेंज कैलकुलेट किया। अब हम एडीएक्स कंस्ट्रक्शन की डाटा प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें एक कदम और आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट से 13 कैंडल तक की फिगर को फर्स्ट से 13 कैंडल तक की फिगर को शिफ्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस लेफ्ट हैंड की जो सीट है, ये वाली सीट है लेफ्ट हैंड की, इस लेफ्ट हैंड की सीट से हम प्लस डीएम माइनस डीएम और टीआर की जो फिगर्स हैं उनको राइट हैंड की इस सीट में शिफ्ट करेंगे। ये सीट राइट हैंड वाली जो है, इसमें हम शिफ्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट से 13 कैंडल तक की फिगर को हम शिफ्ट नहीं करेंगे। हम केवल 14 से लेके 28 तक की फिगर को इस राइट हैंड वाली सीट में शिफ्ट करेंगे। लेकिन इस 14 कैंडल की जो लाइन है, इस लाइन में हम इस सीट की जो फर्स्ट से 14 तक की प्लस डीएम की जो फिगर है, फर्स्ट कैंडल से लेके 14 कैंडल तक की जो डीएम की फिगर्स हैं, इनका टोटल इसमें शिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट से 14 तक की जो कैंडल की जो डीएम की फिगर्स हैं, इनका टोटल हुआ 2 + 2 4 + 1 5 + 3 8 + 3 11 + 2 13 + 4 17। ये जो 17 टोटल है यहाँ तक का, प्लस डीएम फिगर का यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो 17 का जो टोटल है, उस टोटल को हम यहाँ पर जॉट डाउन कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जॉट डाउन किया है, ये जॉट डाउन किया है 17 की फिगर। इसी प्रकार से फर्स्ट कैंडल से लेके 14 कैंडल तक की माइनस डीएम की फिगर को टोटल करके हम यहाँ पर जॉट डाउन करेंगे माइनस डीएम स्मूथ की जगह पर। तो इसका हम टोटल करते हैं, 2 + 2 4 + 5 9 + 3 12। इस 12 जो फर्स्ट से 14 तक की कैंडल का जो टोटल 12 आ रहा है, उस 12 को हम यहाँ पर माइनस डीएम स्मूथ के कॉलम में यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसी प्रकार से फर्स्ट कैंडल से लेके 14 कैंडल तक की जो टीआर की फिगर्स हैं, इनको भी हमने टोटल किया। इनका टोटल करते हैं, 5 + 6 11 + 4 15 + 5 20 + 5 25 + 6 31 + 5 36 + 6 42 + 10 52 + 8 60 + 4 64 + 5 69 + 7 76 + 7 86। इसका जो टोटल 86 आ रहा है, ट्रू रेंज वाला जो कॉलम है, इसका जो 86 टोटल आया है, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर 86 टीआर स्मूथ की लाइन। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि फर्स्ट से 14 तक की जो कैंडल हैं, उनकी प्लस डीएम माइनस डीएम और ट्रू रेंज की जो फिगर्स हैं, उनको आपने टोटल करके उन्हीं को क्यों लिया है, 14 तक के कैंडल्स की ही फिगर्स को आपने क्यों लिया है? इसका जवाब यह है कि यहाँ हमने एडीएक्स इंडेक्स कैलकुलेट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो फिगर्स लिए हैं, उन फिगर्स को हम 14 डेज ईएमए के आधार पर प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए जो फर्स्ट से लेके 14 पीरियड तक की फिगर्स हैं, उनको हम इंडिविजुअल कैंडल के हिसाब से नहीं लेंगे, उनको उनकी फिगर्स को स्मूथ करके लेंगे हम। तो यहाँ पर हम इन सब प्लस डीएम की फिगर को टोटल किया फर्स्ट से 14 तक की कैंडल की, और माइनस डीएम की फर्स्ट से 14 कैंडल तक की फिगर को टोटल किया, और ट्रू रेंज की फर्स्ट से 14 कैंडल तक की फिगर को हमने टोटल किया, और इन सबके टोटल को हमने प्लस डीएम के कॉलम में, माइनस डीएम के कॉलम में और प्लस टीआर के कॉलम में रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड कर लिया। इस प्रकार अब हम इस शीट में जो भी फिगर्स हैं, उनको हम 14 ईएमए के हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं, और 14 ईएमए के हिसाब से प्रोसेस करने में जो प्रोसेसिंग मेथड होता है, वह उस प्रोसेसिंग मेथड के हिसाब से
हमने फर्स्ट से 14 तक की कैंडल के टोटल्स इस राइट हैंड वाली सीट पे 14 कैंडल के आगे रिकॉर्ड कर दिए। अब हमारा फर्स्ट से 14 तक की जो कैंडल हैं, उनकी जो फिगर्स हैं, उनसे हमारा अब कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि हमने इनके प्लस डीएम, माइनस डीएम और टीआर कॉलम की जो फिगर्स हैं, फर्स्ट से 14 तक की कैंडल की, उनको टोटल करके राइट हैंड की सीट में टीआर स्मूथ, प्लस डीएम स्मूथ और माइनस डीएम स्मूथ के कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया है। अब इन फिगर्स का हमसे कोई मतलब नहीं है। इन फिगर से हमने जो चीज़ लेनी थी हमने ले ली है, क्योंकि हम इस सीट में जो भी डाटा है उनको हम 14 ईएमए के हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं। इसलिए 14 ईएमए तक की हमने फिगर्स को टोटल करके इस सीट में रिकॉर्ड कर लिया। अब आप यहाँ पर यह भी समझ गए होंगे कि 14 ईएमए के हिसाब से हम जब किसी डाटा को प्रोसेस करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। इसी तरीके से प्रोसेस करेंगे। यहाँ तक का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे के डाटा को प्रोसेस करेंगे। अब जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट से 14 तक की जो कैंडल की जो फिगर्स हैं, उनको स्मूथ करके हमने यहाँ कैरिड ओवर कर दिया है उन फिगर्स को इन 3 कॉलम्स में, टीआर स्मूथ वाले कॉलम में, प्लस डीएम स्मूथ वाले कॉलम में, माइनस डीएम स्मूथ वाले कॉलम। अब इन 3 फिगर से जो 3 फिगर्स हैं, टीआर स्मूथ की, प्लस डीएम स्मूथ की, माइनस डीएम स्मूथ की, इन फिगर से हम प्लस डीआई लाइन, माइनस डीआई फिगर और डीएक्स फिगर इनको कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट से 14 कैंडल तक की जो फिगर्स हैं, उनके टोटल को हमने राइट हैंड साइड में जो ये सीट है इसमें शिफ्ट कर दिया। प्लस डीएम कॉलम का जो फर्स्ट से 14 कैंडल है उनका टोटल 17 हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, और फर्स्ट से 14 कैंडल जो हैं उनकी माइनस डीएम का जो कॉलम है उनके टोटल को हमने माइनस डीएम स्मूथ के कॉलम में 12 यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है, और फर्स्ट से 14 कैंडल की जो टीआर की जो 2 रेंज की फिगर्स हैं उनके टोटल को हमने, जो कि 86 आता है, उसको हमने इस 14 कैंडल के आगे रिकॉर्ड कर दिया है। अब हमारा फर्स्ट से 14 कैंडल तक के जो डाटा है इनसे हमारा अब कोई वास्ता नहीं रहा। और ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमने 14 ईएमए के आधार पर अपने सारे एडीएक्स के जो डाटा हैं उसको प्रोसेस किया है। अब हम 15 से 28 कैंडल तक, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइन खींचकर, 15 से 28 तक की कैंडल के जो प्लस डीएम, माइनस डीएम, प्लस डीएम और माइनस डीएम और टीआर की जो फिगर्स हैं, इनको अब हम यहाँ से उठा के इस सीट में शिफ्ट कर देंगे। राइट हैंड सीट वाली शिफ्ट में, राइट हैंड साइड वाली सीट में शिफ्ट कर देंगे। ये टीआर की फिगर हमने ये शिफ्ट की है वहाँ से लेके, ये जो फिगर है 10 यहाँ शिफ्ट किया, ये 10 भी यहाँ शिफ्ट किया, ये 7 भी यहाँ शिफ्ट किया क्रमशः। और इसी प्रकार से प्लस डीएम वाले कॉलम में, प्लस डीएम रो वाले कॉलम में जो प्लस डीएम की फिगर है, जैसे ये 0 हमने शिफ्ट किया, ये 0, ये 3 हमने शिफ्ट किया, ये 0 हमने शिफ्ट किया, ये 0 हमने शिफ्ट किया, ये 1 हमने शिफ्ट किया, और क्रमशः इस प्रकार से करते चले गए। फिर माइनस डीएम वाली जो फिगर्स हैं, ये प्लस 0, ये 0, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये 0, ये हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये 0, ये हमने यहाँ शिफ्ट किया, ये 0 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 हमने यहाँ शिफ्ट किया, और ये 18 हमने यहाँ शिफ्ट किया, और क्रमशः ऐसा करते चले। अब हमारा इस लेफ्ट साइड वाली जो सीट है, इससे हमारा अब कोई, इसके डाटा से हमारा कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि फर्स्ट से 14 तक की जो कैंडल हैं उनके प्लस डीएम, माइनस डीएम और टीआर के जो फिगर्स हैं उनको टोटल करके हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है। 14 कैंडल के आगे यहाँ शिफ्ट किया है, ये तो आपको बता चुका हूँ। और 15 से लेके 28 तक के कैंडल की जो प्लस डीएम, माइनस डीएम और टीआर की फिगर्स हैं, उनको हमने टीआर वाले कॉलम में, डीएम माइनस डीएम वाले कॉलम में, और प्लस डीएम वाले कॉलम में, और माइनस डीएम वाले कॉलम में यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब हमारा लेफ्ट हैंड वाली सीट से कोई वास्ता नहीं रहा, ये यहाँ पर यूं ही लगी रही। अब हम फर्स्ट से 14 तक की कैंडल की जो टीआर स्मूथ, प्लस डीएम स्मूथ, माइनस डीएम स्मूथ की जो टोटल फिगर्स हैं, उनको जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, इन 3 फिगर्स से हम प्लस डीआई, माइनस डीआई और डीएक्स कैलकुलेट करेंगे।
प्लस डी आई कैलकुलेट करेंगे, माइनस डी आई कैलकुलेट करेंगे और डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। प्लस डी आई का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिया है, ये प्लस डी आई का फॉर्मूला है। इस प्लस डी आई के फॉर्मूले से हम प्लस डी आई परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो प्लस डी आई से और माइनस डी आई से फिर हम डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। प्लस डी आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर हमने दिया है, ये प्लस डी आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जिससे मैं 2 बार इंसर्कल कर दिया है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम प्लस डी आई कैलकुलेट करते हैं, तो प्लस डी आई इज इक्वल टू 100 इंटू प्लस डी एम। प्लस डी एम में हम ये फिगर रख लेंगे 17 की, ये 17 की जो फिगर है प्लस डी एम में, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे इस फिगर को। और जो टी आर की फिगर है, टी आर 14 जो लिखा हुआ है, मतलब 1 से 14 तक के टी आर का टोटल, वो कितना है 86। ये 86 को हम यहाँ पर रख लेंगे। ये हमने 86 रख दिया यहाँ पर, ये 86 आ गया। और ये 17 की जो फिगर है, ये 17 की जो फिगर है, इस 17 की फिगर को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हमने इसके आधार पर प्लस डी आई कैलकुलेट कर लिया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो फिगर आएगी वो फिगर होगी 19.767 इज इक्वल टू 19.767। ठीक है, इसको आप ठीक से समझ लीजिए। अब हम माइनस डी आई लाइन को कैलकुलेट करेंगे, या ये कह सकते हैं कि माइनस डी आई की फिगर को कैलकुलेट करेंगे। माइनस डी आई की फिगर को अब हमें कैलकुलेट करना है। तो माइनस डी आई कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है 100 इंटू माइनस डी एम डिवाइडेड बाय टी आर। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है माइनस डी एम 14, ये माइनस डी एम 14 है, फर्स्ट से 14 तक की जो माइनस डी एम की फिगर है उनका टोटल है। तो फर्स्ट से 14 तक की माइनस डी एम की जो फिगर है उनका टोटल है 12। तो इस 12 को हम माइनस डी एम 14 की जगह पर रख देंगे, डिवाइडेड बाय अपॉन, और जो टी आर 14 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट से 14 कैंडल तक की जो टी आर की फिगर है उनका टोटल है। और फर्स्ट से 14 तक की जो टी आर की कैंडल का जो टोटल है वो है 86। ये 86 को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, 86 12 अपॉन 86। अब हम जब इस टेबल को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 13.953। 13.953। इस 13.953 को हम माइनस डी आई परसेंटेज वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डीएक्स की फिगर को कैलकुलेट करते हैं। तो डीएक्स की फिगर जो कैलकुलेट होकर आएगी उसको हम डीएक्स परसेंटेज वाले कॉलम में यहाँ पर करेंगे। तो हम डीएक्स फॉर्मूले से डीएक्स की फिगर को कैलकुलेट करते हैं। डीएक्स इज इक्वल टू 100 इंटू प्लस डी आई। प्लस डी आई कितना है? प्लस डी आई है 12। 12 माइनस, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको आप ओवरलुक करिए। फॉर्मूले के हिसाब से फिगर रखने में इस डीएक्स का जो फॉर्मूला है, ये डीएक्स का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हिसाब से फिगर रखने पर dx इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 100 प्लस डी आई की फिगर आएगी। यहाँ पर प्लस डी आई की फिगर कितनी है? प्लस डी आई हमारा 17। 17 माइनस 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 डी आई की फिगर है 12 अपॉन प्लस डी आई। प्लस डी आई एक बार से फिर आएगा, प्लस माइनस माइनस डी आई, ये 12 है माइनस डी आई, अपॉन प्लस डी आई 17। फॉर्मूले के अनुसार ये प्लस डी आई, फॉर्मूले के अनुसार प्लस 17 यहाँ आ गया, और प्लस प्लस का साइन, प्लस का साइन, माइनस डी आई, माइनस डी आई माइनस 12। अब ये इज इक्वल टू हो गया, जब प्लस डी आई में से माइनस डी आई माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17 में से 12 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 5। और प्लस डी आई को जब माइनस डी आई से प्लस करोगे तो आंसर आएगा 29। तो आएगा 100 इंटू 100 इंटू
इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले हमने फिगर रखी, ये फॉर्मूले के हिसाब से हमने फिगर रखी पहले, फॉर्मूले के हिसाब से फिगर रखी और फॉर्मूले के हिसाब से जो फिगर रखी हम उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 5129 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17.249, 17.249। ये हमारी डीएक्स की फिगर कैलकुलेट होकर आई है और इस डीएक्स की फिगर को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। इस प्रकार से हमने 14 कैंडल पर हमने टीआर स्मूथ प्लस डीएम स्मूथ माइनस डीएम स्मूथ की फिगर से प्लस डीआई माइनस डीआई और डीएक्स को कैलकुलेट करना आपको समझा दिया है। इस प्रकार से अब आप देख रहे होंगे कि 14 कैंडल के आगे हमारी सारी फिगर्स कैलकुलेट होकर आ गई हैं। ये फिगर्स तो हमने कॉपी की थी, ये वाली फिगर हमने प्रीवियस शीट से कॉपी करी थी और ये 86 और 17 और 12 का जो फिगर्स हैं इनको हमने फर्स्ट से लेकर 14 कैंडल तक की जो फिगर्स हैं उनका टोटल हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था और उसके बाद हमने इन 3 फिगर्स से इस फिगर से इस फिगर से इस फिगर से प्लस डीआई माइनस डीआई और प्लस डीएक्स अभी अभी कैलकुलेट किया है जस्ट पहले। अब हम आगे बढ़ते हैं और 15 कैंडल का टीआर स्मूथ सबसे पहले हम कैलकुलेट करें। फर्स्ट कैंडल का टीआर स्मूथ ये कैसे कैलकुलेट होके आया है इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो 14 कैंडल तक का जो टीआर स्मूथ की फिगर 86, इस 86 को हम 14 से डिवाइड करेंगे। 86 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 6.142। ठीक हो गया। अब हम इस 6.1428 को बताएंगे कि हमने इसको ऐसा कैलकुलेट क्यों किया है, क्योंकि ये 86 1 से 14 तक की कैंडल की जो फिगर्स हैं, जो टीआर की फिगर हैं, उनका टोटल है। इसलिए हम इस 14 डेज की टीआर की फिगर से हम 1 डे की फिगर माइनस करके 13 डेज की टीआर की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। उस 13 डेज की टीआर में फिर हम 15 डेज का जो टीआर है इसको प्लस करके 15th डे का टीआर स्मूथ निकालेंगे। क्लियर हो गया आपको? अब हमने यहां पर 14 डेज का जो टोटल टीआर है वो है 86। उस 86 से हमने 1 डेज का ट्रू रेंज निकाला, तो 1 डेज का ट्रू रेंज निकालने के लिए 86 को हमने 14 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 6.1428। यह 1 डे का टीआर है। इस 1 डे के टीआर को हमने 14 डेज के टीआर से माइनस किया तो हमारा आंसर आया 79.8572, 8572। और इस 79.8572 में हमने 15th डे का जो ट्रू रेंज है, 15th डे का ट्रू रेंज कितना है, ये है 10। इस 10 को प्लस कर लिया तो ये हमारा 15th डे का टीआर स्मूथ निकल गया। ये 15th डे का टीआर स्मूथ निकल गया क्योंकि 79.8572 प्लस 10 होता है 89.8572। लिखने में थोड़ा सा मुझे डिले हो रही है क्योंकि मुझे पेन से मैं लिख रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा देरी हो जाती है। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि टीआर स्मूथ की फिगर 15 डे की टीआर स्मूथ की फिगर कैसे निकली। अब जिस प्रोसीजर से हमने ये फिगर निकाली है, ये वाली फिगर में जिस प्रोसीजर से निकाली है उसी प्रोसीजर से हम इस फिगर को भी निकालेंगे। इसके कैलकुलेशन को भी मैं आपको समझा देता हूँ। हम 14th कैंडल की प्लस डीएम स्मूथ की फिगर लेंगे जो है 17। क्योंकि यह 17 14th डे का क्यूमुलेटिव फिगर है इसलिए हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे
तो जो आंसर आएगा उस फिगर को हम 17 में से माइनस कर लेंगे, तो आंसर आएगा 15.7858। इस 15.7858 को हम 15th डे के प्लस डीएम, 15 डे का, यहाँ पर आप देखिए 15 डे चल रहा है, 15 डे का प्लस डीएम की जो फिगर है, 15 डे की प्लस डीएम की फिगर 0 है, इस 0 से इसको प्लस कर देंगे, इसका आंसर वही आएगा 15.785, 15.785। यह जो है हमारा 15 कैंडल का डीएम स्मूथ का फिगर निकल के आया। ये फिगर जो है इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, तो ये 15 डे का डीएम स्मूथ का फिगर निकल के आया। अब हम और आगे बढ़ते हैं और 15 डे का माइनस डीएम स्मूथ का फिगर कैलकुलेट करते हैं। इस फिगर को हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स ये फिगर कैसे कैलकुलेट होकर आई है, इसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। माइनस डीएम स्मूथ को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया भी वही है जो टीआर स्मूथ को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया है, और जो प्लस डीएम स्मूथ करने को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया माइनस डीएम स्मूथ को भी कैलकुलेट करनी है। 15 डे के इस माइनस डीएम स्मूथ को कैलकुलेट करने के लिए हम 14 डे के माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को लेंगे। 14 डे के माइनस डीएम स्मूथ की जो फिगर है, जो 12 है, इससे हम अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। चूंकि यह 14 डेज की एक क्यूमुलेटिव फिगर है, ये 12, तो हमें इससे हम 13 डेज का फिगर निकालेंगे। इसके लिए हम 12 को 14 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो 1 डे का माइनस डीएम स्मूथ का फिगर होगा, उस माइनस डीएम स्मूथ की उस 1 डे फिगर से हम 12 को माइनस कर देंगे, तो हमारा 13 डेज का माइनस डीएम का स्मूथ का फिगर निकल आएगा। और उस फिगर में जब हम 15 डे का माइनस डीएम का, ये माइनस डीएम का जो फिगर है 0 यहाँ पर है, इसको जब हम ऐड करेंगे, तो हमारा 15 डे का माइनस डीएम स्मूथ का फिगर निकल कर आ जाएगा। अब हम एक्चुअल कैलकुलेशंस करते हैं। अब हम एक्चुअल कैलकुलेशंस के द्वारा यहाँ पर 50th डे का जो माइनस डीएम स्मूथ की फिगर है, यह कैसे कैलकुलेट हुई है, इसको यहाँ पर समझाएंगे। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि 40th डे की जो ये माइनस डीएम स्मूथ की फिगर है 12, इस माइनस डीएम स्मूथ की फिगर से हम 50th डे की माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को कैसे कैलकुलेट करें। यह जो 12 फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 12 फिगर, ये 14 डेज की क्यूमुलेटिव फिगर है, मीन्स यह 14 डेज की माइनस डीएम की जो है ईएमए फिगर है, 14 डेज की माइनस डीएम की ईएमए फिगर है। अब जब यह 14 डेज की माइनस डीएम की फिगर है, तो हम 15th डे की माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को निकालने के लिए इसमें से 1 डे की माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को माइनस करेंगे। अब चूंकि 1 डे की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हमें 14 डेज की जो माइनस डीएम स्मूथ की फिगर है, उस फिगर को हमें 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया है, जो 14 डेज की माइनस डीएम स्मूथ की फिगर है 12, उसको हमने 14 से डिवाइड किया। 12 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू, हमारी फिगर आई 0.85714, जो कि 1 डे की माइनस डीएम स्मूथ की फिगर। इस 1 डे की माइनस डीएम स्मूथ की फिगर को हम 14 डेज की जो माइनस डीएम स्मूथ की फिगर है उसमें से डिडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 12 में से, ये 12 में से माइनस किया है 0.85714 को। तो जो फिगर हमारी रिजल्टेंट फिगर है वो है 11.14286, 11.14286। इस 11.14286 में अब हम 50th डे की जो माइनस डीएम की फिगर है, ये है 15 डे की माइनस डीएम की फिगर, इसको ऐड करेंगे। क्योंकि यह 0 है, इसलिए जब हम इस फिगर में 11.14286 में प्लस 0 को ऐड करते हैं, तो सेम फिगर रिपीट होती है, तो हमारी फिगर निकल के आई 11.14286। यह जो है 50th डे की माइनस डीएम स्मूथ की फिगर है। इट मीन्स ये 11.14286 जो है 50th डे की ईएमए की फिगर निकल के आई, 50th डे की 14 डेज की ईएमए फिगर निकल के आई। सही शब्दों में अगर हम इसे कहना चाहें, तो ये 11.143 जो है 50th डे की 14 डेज की ईएमए की फिगर है, ये 11.143।
इससे जस्ट पहले हमने 15th डे का टीआर स्मूथ का फिगर प्लस डीएम स्मूथ का फिगर और माइनस डीएम स्मूथ का फिगर कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर इन तीनों फिगर के माध्यम से इसके इसके और इसके इन तीनों फिगर के माध्यम से प्लस डी आई परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, माइनस डी आई परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और डीएक्स परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। प्लस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए, जो प्लस डी आई परसेंटेज है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और 15 डे का ये जो फिगर है 12.403, यह कैसे आई है इसको जानने के लिए हम इस फॉर्मूला के हिसाब से अपनी फिगर्स को रखेंगे और 15 डे की डीएक्स परसेंटेज की जो 17.219 की फिगर आई है, ये कैसे कैलकुलेट हुई है इसको जानने के लिए हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। अब हम सबसे पहले प्लस डी आई परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। इससे जस्ट पहले के डिस्कशन में हमने 15th डे का टीआर स्मूथ कैलकुलेट किया है, प्लस डीएम स्मूथ कैलकुलेट किया है और माइनस डीएम स्मूथ कैलकुलेट किया है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हमने 15th डे का टीआर स्मूथ का ईएमए कैलकुलेट किया है और 15th डे का प्लस डीएम स्मूथ का ईएमए कैलकुलेट किया है और 15th डे का माइनस डीएम स्मूथ का ईएमए कैलकुलेट किया है। अब हम इन तीनों फिगर से प्लस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और टीएक्स परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इससे पहले 14th डे की इन फिगर से 86, 17 और 12 की फिगर से हमने प्लस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट किया है, माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट किया है और प्लस डीएक्स परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले प्लस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये फॉर्मूला इसका है, इसका फॉर्मूला है, मैंने इसको डबल इनसर्किल कर दिया। ये प्लस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जब हम फिगर को रखते हैं तो 100 इंटू प्लस डीएम है 15.786, उसको हमने डिवाइड करना है ट्रू रेंज से। ट्रू रेंज है 89.857, तो हमने 15.786 को 89.857 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिगर आई हमारी 17.567। इसमें हम 15th डे का जो प्लस डीएमआई है, जो 15 डे का जो प्लस डीएम की फिगर है, ये 0 है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो 17.567 प्लस 0 इज इक्वल टू 17.567। यह 15 डे का प्लस डी आई परसेंटेज आ गया है। हमारा फिगर कैलकुलेट होके आई 17.567 और जो हमने पहले से फिगर कैलकुलेट करके रखी हुई है यह है 17.564। एक समान ही फिगर है दोनों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, यह माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जिसे मैंने इंसर्किल किया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हम फिगर रखते हैं तो वो फिगर होती है 100 इंटू माइनस डीएम की फिगर है 11.143 डिवाइडेड बाई ट्रू रेंज। जो 15 डे का जो ट्रू रेंज है वो है 89.857 डिवाइडेड बाई 89.857 इज इक्वल टू ये आ गया 12.400। इसमें हम 15 डे का माइनस डी आई की फिगर ऐड कर लेंगे। 15 डे की माइनस डी आई की जो फिगर है, माइनस डीएम की जो रॉ फिगर है वो 0 है, 0। 12.400 में हमने प्लस डीएम की फिगर प्लस 0 ऐड किया तो सेम वही फिगर रिपीट होगी 12.400। यह 15 डे का माइनस डी आई परसेंटेज है। हमारी फिगर जो कैलकुलेट होकर आई है वो है 12.403, जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है और हमारे प्रेजेंट में कैलकुलेट होकर जो फिगर आई वो 12.400 है। सिमिलर फिगर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डीएक्स की फिगर को कैलकुलेट करते हैं। इस डीएक्स परसेंटेज की फिगर को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस प्रकार से है। हम इस फॉर्मूले को इंसर्किल यहाँ पर कर दे रहे हैं और आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से फिगर रख के डीएक्स परसेंटेज कैलकुलेट करना। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम फिगर रखते हैं तो प्लस डी आई की फिगर जो है 7.567, इसमें से माइनस डी आई की फिगर को जो 12.400 है उसको माइनस कर देंगे और जो फिगर निकल के आएगी उसको प्लस डी आई की जो फिगर है 17.567 उसमें माइनस डी आई की फिगर को ऐड करके जो कि 12.400 है, इसको जो ऐड करके जो फिगर आएगी उससे हम डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर हमारी फिगर आएगी 100 इंटू
5.167 डिवाइडेड बाय 29.967 इज इक्वल टू 17.242। ये 17.242 जो है हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड जो वैल्यू है 17.219 लगभग उसी के बराबर है। नो प्रॉब्लम। इट मीन्स हमारा जो प्लस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करने का, माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करने का और प्लस डी एक्स परसेंटेज को कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सही है। और उसके हिसाब से हमने 15 डी की माइनस डी आई परसेंटेज, प्लस डी आई परसेंटेज, माइनस डी आई परसेंटेज और डी एक्स परसेंटेज को कैलकुलेट कर लिया। जिस प्रकार से हमने 14th डे का माइनस डी आई परसेंटेज, प्लस डी आई परसेंटेज, डी एक्स परसेंटेज कैलकुलेट किया है, उसी प्रकार से हमने 15th डे का प्लस डी आई परसेंटेज, माइनस डी आई परसेंटेज और डी एक्स परसेंटेज कैलकुलेट किया है। अब हम अगली लाइन्स में भी, अगली कैंडल्स के भी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक की कैंडल की माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, प्लस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे, माइनस डी आई परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे और डी एक्स परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। 14, 15 तो हमने कैलकुलेट कर लिया है और ये 16 से लेके 28 तक की जो प्लस डी आई परसेंटेज जो है और माइनस डी आई परसेंटेज जो है और डी एक्स परसेंटेज जो है, इन सबको हम स्वयं से कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स ये सब आपको 16 से 28 तक की कैंडल की जो फिगर्स हैं आपको कैलकुलेट करनी है, उससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपको यह कैलकुलेशन समझ में आ गया है। इसलिए इसको आप भी कर सकते हो और आपको यह भी पता चलेगा कि आपने करेक्टली किया है या नहीं किया है। जैसा कि यहां तक हमने अप मूव से, डाउन मूव से प्लस डीएम और माइनस डीएम कैलकुलेट किए हैं और हमने टीआरबी, ट्यूरेंस भी कैलकुलेट किया है और तत्पश्चात प्लस डीएम, माइनस डीएम और टीआर की फिगर से हमने प्लस डीएम स्मूथ, माइनस डीएम स्मूथ कैलकुलेट किए हैं और इन प्लस डीएम स्मूथ, माइनस डीएम स्मूथ और टीआर स्मूथ की फिगर से हमने प्लस डी आई लाइन का पॉइंट कैलकुलेट किया है और माइनस डी आई लाइन का कैलकुलेट किया है और अंत में प्लस डी आई और माइनस डी आई, इस प्लस डी आई की फिगर से और इस माइनस डी आई की फिगर से हमने डी एक्स कैलकुलेट किया है। यहाँ तक की प्रक्रिया तो आपने समझ ली होगी। अब हम जो डी एक्स का डाटा है, डी एक्स के कॉलम में जो भी डाटा है, इससे हम ए डी एक्स कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये है, ये फॉर्मूला है पूरा इसको कैलकुलेट करने का। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमने एडीएक्स कंस्ट्रक्शन की जो डाटा प्रोसेसिंग की है, उस डाटा प्रोसेसिंग में हम यह मान के चले हैं कि उस शेयर में जो ट्रेडिंग हुई है उसकी शुरुआत यहाँ पर से हुई। इससे पहले वो शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा था, यहाँ पर से फर्स्ट कैंडल से उसकी ट्रेडिंग की शुरुआत हुई और फर्स्ट डे से ही हमने डाटा को लेना शुरू किया है। फिर हमने 14 डेज के डाटा से अप मूव और डाउन मूव कैलकुलेट किए हैं और अप मूव और डाउन मूव से, ये जो अप मूव है और ये जो डाउन मूव है, इनसे हमने प्लस डीएम और माइनस डीएम की फिगर कैलकुलेट की है और जो हमारे हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज की फिगर्स हैं, इनसे हमने ट्रू रेंज कैलकुलेट की है। 14 डेज तक के इस प्रकार से हमने ये कर ली। फिर हमने 14 डेज के इन 14 कैंडल्स के प्लस डीएम कॉलम को स्मूथ करके, माइनस डीएम कॉलम को स्मूथ करके और ट्रू रेंज के कॉलम को स्मूथ करके जो फिगर्स आई हैं, स्मूथ करने का मतलब है इन सबका टोटल, प्लस डीएम स्मूथ के कॉलम का टोटल, माइनस डीएम स्मूथ के कॉलम का टोटल और ट्रू रेंज के कॉलम का टोटल,
इन सब कॉलम के, इन तीनों कॉलम्स के जो फिगर्स हैं, उन फिगर्स को हमने टोटल करके यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया। जो टीआर कॉलम का जो टोटल है उसको हमने टीआर स्मूथ में रिकॉर्ड कर दिया है। जो माइनस डीएम कॉलम में जो फिगर्स हैं 1 से 14 कैंडल तक की, उनका टोटल हमने माइनस डीएम स्मूथ में रिकॉर्ड कर दिया है। और प्लस डीएम कॉलम में जो हमारी फिगर्स हैं 1 से 14 तक की कैंडल की, उनके टोटल को हमने प्लस डीएम स्मूथ में रिकॉर्ड कर दिया है। 14 डे की प्लस डीएम, माइनस डीएम और ट्रू लेंस की फिगर को हमने इसलिए स्मूथ किया है कि हम एडीएक्स कंस्ट्रक्शन में जो डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसमें हम 14 डेज के ईएमए से उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और 14 कैंडल्स की जो स्मूथ फिगर है, पीआर स्मूथ, प्लस डीएम स्मूथ, माइनस डीएम स्मूथ की जो फिगर्स हैं, इन फिगर्स से, इन तीनों फिगर से हमने माइनस डीआई कैलकुलेट किया है, प्लस डीआई कैलकुलेट किया है और डीएक्स कैलकुलेट किया है। फिर हमने 15th कैंडल के लिए इन्हीं सब फिगर को कैलकुलेट किया है। 15th कैंडल के लिए जैसे हमने पीआर स्मूथ को कैलकुलेट किया है, प्लस डीएम स्मूथ को कैलकुलेट किया है, माइनस डीएम स्मूथ को कैलकुलेट किया है, प्लस डीआई को कैलकुलेट किया है, माइनस डीआई को कैलकुलेट किया है और डीएक्स परसेंटेज को कैलकुलेट किया है। और हम फिर 16th से लेके 28th तक हमने हर कैंडल का पीआर स्मूथ कैलकुलेट किया है, प्लस डीएम स्मूथ कैलकुलेट किया है, माइनस डीएम स्मूथ कैलकुलेट किया है, प्लस डीआई परसेंटेज कैलकुलेट किया है, ये डीआई परसेंटेज, माइनस डीआई परसेंटेज कैलकुलेट किया है और डीएक्स परसेंटेज कैलकुलेट किया है। और ये कैलकुलेशंस भी जो 15 कैंडल ऑनवर्ड जो हमने टीआर स्मूथ, प्लस डीएम स्मूथ, माइनस डीएम स्मूथ, प्लस डीआई परसेंटेज, माइनस डीआई परसेंटेज और डीएक्स परसेंटेज, इन सबको जो हमने कैलकुलेट किया है 14 ईएमए के प्रिंसिपल्स के आधार पर, 14 ईएमए का जो सिद्धांत है उसके आधार पर किया है। एटीएक्स कंस्ट्रक्शन की इस डाटा प्रोसेसिंग में मैंने 14 ईएमए को आधार मानकर डाटा प्रोसेसिंग की है। और 14 ईएमए के हिसाब से डाटा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यह भी आप यहाँ पर सीख चुके होंगे। अब हम एडीएक्स कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। एडीएक्स कैलकुलेट करेंगे और एडीएक्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर उसको लिया हुआ है। ये इसको एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये एडीएक्स फॉर्मूला ये है। इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्कल किया हुआ है मैंने, ये आप देख पा रहे हैं। इस एडीएक्स कैलकुलेशन के फॉर्मूला के अनुसार हमें एडीएक्स पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर एडीएक्स 28 लिखा हुआ है। एडीएक्स 28 का मतलब यह है कि जो एडीएक्स हम फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें 28 डेज की फिगर्स की हेल्प लेंगे यहाँ। तो ये 14 डेज तक की फिगर तो ये है, आप भी देख पा रहे होंगे, ये 14 डेज तक की फिगर है, ये 14 डेज की फिगर है। इस 14 डेज की फिगर को हमने 1 से 14 तक की जो कैंडल है, ये 1 से 14 तक की जो कैंडल है, उनके आधार पर हमने ये 14 कैंडल के आगे जो आपको फिगर्स दिख रही हैं वो हमने यहाँ से ली। और शेष 14 डेज की जो फिगर्स हैं वो हमने हर कैंडल के आगे लिखी हुई है। 15 से लेके 28 तक की कैंडल, ये भी 14 कैंडल्स हैं। इन 14 कैंडल्स की फिगर हमने इन कैंडल्स के आगे सब रिकॉर्ड कर रखी है। इस प्रकार से टोटल ये फिगर्स जो हैं 28 डेज की हो जाती हैं। 14 डेज तक की फिगर्स तो ये हैं, ये 14 डेज तक की फिगर है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, एक बार और अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे। ये 14 डेज तक की फिगर हो गई और ये शेष 14 डेज की फिगर ये आपकी है, 15 से लेके 28 तक की, ये 14 डेज की हो गई, टोटल 28 डेज की फिगर हो गई। इस टोटल 28 डेज की फिगर को प्रोसेस करके हमारा एडीएक्स का पहला पॉइंट बनेगा। एडीएक्स का पहला पॉइंट बनेगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एडीएक्स की जो फिगर जो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आई है, ये 28th डे में आई। अब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूले में जो एडीएक्स 28 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एडीएक्स का फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए 28 डेज के डाटा को हमने प्रोसेस किया है। अब मैं इस टेबल से, जो हमारी ये टेबल है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेबल, इसको मैं सर्कल भी कर रहा हूँ,
ये है, इस टेबल से हमें 28 डेज की डीएक्स की फिगर को सम अप करना है। तो 14 डेज तक की फिगर तो ये है, ये 14 डेज तक की डीएक्स की फिगर है, और जो 14 कैंडल के एंड में निकल के आई, 14 कैंडल जो है, ये 14 कैंडल है, इस 14 कैंडल के सामने जो डीएक्स की फिगर है, 14 डेज की फिगर तो ये हो गई, प्लस इसमें 14 डेज की फिगर ये जुड़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की फिगर जुड़ जाएगी इसमें। इस 17.249 में यहाँ से यहाँ तक की फिगर और जुड़ेंगी, और इनका जो टोटल होके आएगा उसको हम स्मूथ कर लेंगे। स्मूथ करने का तरीका आपको पता ही है कि ये हमारी जो डीएक्स की टोटल फिगर है 14 से लेकर 28 तक, इनको हम सम अप करेंगे, और इनको सम अप करके हम 14 से डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्शन कर रहा हूँ, जो कुछ मैंने अभी जस्ट पहले बोला है उसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ, और वह करेक्शन यह है कि इस एडीएक्स फॉर्मूले के अनुसार, ये जो एडीएक्स फॉर्मूला है, ये जो एडीएक्स फॉर्मूला है जिसको मैं रेड पेन से इंसर्कल कर रहा हूँ, इस एडीएक्स को फॉर्मूले को जब हम इस्तेमाल करते हैं और उसके अनुसार डाटा प्रोसेस करते हैं, तो हमें, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, 28 डेज का एडीएक्स कैलकुलेट करना होता है। मीन्स जो यहाँ पर एडीएक्स का फर्स्ट पॉइंट, एडीएक्स का फर्स्ट पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया है, इस एडीएक्स के फर्स्ट पॉइंट में 28 डेज का डाटा जो है शामिल है। इसलिए इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं यहाँ पर एडीएक्स 28 लिखा हुआ है। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और चूंकि हमने एडीएक्स इंडिकेटर की जो डाटा प्रोसेसिंग की है 14 ईएमए के आधार पर की है, इसलिए यहाँ पर भी हम जो डीएक्स से एडीएक्स कैलकुलेट करेंगे वह भी 14 ईएमए का डीएक्स कैलकुलेट करेंगे। तो और 14 ईएमए के डीएक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम 14 कैंडल का डाटा लेंगे। 14 कैंडल, यहाँ से यहाँ तक ये आपके 14 कैंडल हो जाते हैं, और इन 14 कैंडल्स का जो डीएक्स की फिगर है, डीएक्स के कॉलम में जो आपकी 14 कैंडल की जो फिगर डीएक्स की दिख रही है, इन डाटा को, इन फिगर्स को हम स्मूथ कर लेंगे। इन फिगर्स को स्मूथ करने का मतलब है इन सबके टोटल को हम ले लेंगे, और जब आप डीएक्स कॉलम के इन 14 कैंडल्स के आगे लिखी हुई जो भी फिगर्स हैं उन सबको जो टोटल करेंगे, तो इनका टोटल आएगा 310.821। इसको मैं रेड से यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ इस फिगर को। इन 14 फिगर्स को जब आप टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 310.821। और फॉर्मूले के अनुसार जो इन डीएक्स कॉलम में जो 14 फिगर्स हैं, इनका जो टोटल है वो डीएक्स फॉर्मूले के अनुसार ये है, डीएक्स सिग्मा डीएक्स, जो कि 14 कैंडल की डीएक्स की स्मूथ की भी फिगर होती है। और 14 कैंडल की डीएक्स की जो स्मूथ की भी फिगर है ये 310.81 हो गई, क्योंकि डीएक्स की ये फिगर 14 कैंडल्स की है, 14 टाइम फ्रेम की है, इसलिए 1 डे का एडीएक्स निकालने के लिए इसको 14 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आया 22.202। इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। ये 20.202 फॉर्मूले के अनुसार एडीएक्स की फिगर निकल के आई, जो कि एडीएक्स का फर्स्ट पॉइंट है। अब हमने यहाँ पर एडीएक्स कैलकुलेशन के जो डाटा प्रोसेसिंग है उसको एक हिसाब से समाप्त कर लिया है। मतलब हमारी एडीएक्स की जो डाटा प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो गई है, जहाँ पर हमने एडीएक्स के इस फर्स्ट पॉइंट को 20.202 को कैलकुलेट किया है। अब हम ADX इंडिकेटर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।